घटना चक्र आई दृष्टि 2024 उसके राष्ट्रीय परिदृश्य के तीसरे हिस्से को अपन करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में और छोटे छोटे ट्रिक्स की मदद से चीज़ों को तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पिछली वीडियो में ये चीज़ें छूट गई थी तो सोचा आपको यहाँ पे दे दूँ। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सर्वाधिक सुधार जो किया है 3 राज्यों ने, उनमें यूपी पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है और यूके बोले तो उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है। यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये क्रम याद रखना है। जो दूसरी चीज़ है वो कि यूपी ने स्कोर कितना किया है, 25 अंक पाए हैं। सर्वाधिक सुधार करते हुए 25 अंक पाए हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था चीफ गेस्ट कौन था। सीजी बोले तो चीफ गेस्ट 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। चीफ गेस्ट को देख लेते हैं। विक्रम सिंघे, आर विक्रम सिंघे कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, राष्ट्रपति हैं। उस समय राष्ट्रपति थे। अब कौन है वहाँ का राष्ट्रपति, तो अनुराग कुमारा। मोहम्मद मुइजू, मालदीव के आरपीटी का मतलब है राष्ट्रपति। शेख हसीना, ये बांग्लादेश की पीएम थी उस समय। अभी कौन है पीएम वहाँ का, मोहम्मद यूनुस। पी के जगन्नाथ बोले तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पीएम हैं। पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपाल के पीएम। और अब कौन है नेपाल के पीएम, तो केपी शर्मा ओली। शेरिंग टोबेगे, भूटान के पीएम। और अहमद अफीक, ये सेशेल्स के उपराष्ट्रपति थे। तो ये लोग जो है मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इनको जहन में डाल लो। अब राज्यों में चुनाव देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से अक्सर तुमने देखा होगा, यदि PYQ किया हो तो देखा होगा, यहाँ से सीटें मिलाने के लिए दे दिया जाता है कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। तो अक्सर इसी तरह का प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 राज्यों में चुनाव मई जून 2024 में हुआ था और 5 राज्यों में चुनाव नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को देखते हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटें, BS का मतलब विधानसभा, 175। विजेता कौन बना है, NDA, जो कि बीजेपी का ही गठबंधन है, जिसमें TDP, BJP और जनसेना पार्टी शामिल है। जनसेना पार्टी पवन कल्याण की पार्टी है, जो वहाँ के एक्टर भी हैं। ये डिप्यूटी CM बनाए गए हैं। DCM का मतलब उप मुख्यमंत्री। TDP तुमको पता ही होगा किसकी है, चंद्रबाबू नायडू की, CB नायडू। और BJP जान ही रहे हो, JNP बता दिया है। तो जो CM बने हैं वो कौन बने हैं, CB नायडू। छत्तीसगढ़ को देखते हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। शुभंकर जो है, यहाँ पर जो चुनाव हुए उनका एक शुभंकर निर्धारित किया गया था, उसको याद कर लो, चुनई और चिरई। विजेता कौन रहा है, BJP विजेता रही है। CM कौन बना है, विष्णुदेव सहाय। ये पहले ST हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के जो CM बने हैं। और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो इस वाले चुनाव में सर्वाधिक मैक्सिमम महिलाएं जो हैं वो MLA बनी हैं, विधायक बनी हैं, याद रखना। तो कभी कभी कथन के रूप में दे दिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक महिलाएं विधायक चुनी गई हैं, तो छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सीटों की संख्या है 230, विजेता BJP है और CM जो है वो मोहन यादव। अब मोहन यादव ने, मोहन बोले तो कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और कृष्ण के मामा कौन थे, कंस। मामा को क्या किया था, निपटाया था। तो यहाँ पर जो मामा है कौन, शिवराज सिंह चौहान, उनको जो है मोहन यादव ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसे जोड़ के याद कर लेना। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटें जो हैं वो 147 हैं। विजेता BJP है और पहली बार जो है इस राज्य में BJP को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ये बड़ी बात है, ये फैक्ट याद कर लेना। हराया किसको, तो बीजू जनता दल। तुमने देखा होगा एक ढीले ढाले वस्त्र पहने रहते हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं बहुत लंबे समय तक, नाम है उनका नवीन पटनायक, उनको हराया इन्होंने। CM कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी। तो मोहन यादव हैं MP के और मोहन चरण कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। MJM की बात करें, मिजोरम इसका नाम है। यहाँ पर सीटें हैं 40 और विजेता जो पार्टी है वो जोराम पीपुल्स पार्टी। ठीक है, मिजोरम देखिए, मिजोरम इसी में देखिए छिपा है पार्टी का नाम, जोरम, ऐसे याद कर लेना। तो ZPM भी इसको कहते हैं। CM यहाँ पर कौन बना है, लाल दुओमा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 60 और इन 60 में 59 सीटें जो हैं वो STs के लिए रिजर्व हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। विजेता कौन है, BJP। 10 सीटों पर यहाँ से BJP के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध जीते हैं। CM पेमा खांडू बने हैं।
राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटें हैं 200, विजेता बीजेपी और सीएम जो हैं वो भजन लाल शर्मा। सिक्किम की बात करें तो विधानसभा सीटें 32 और विजेता सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सीएम जो हैं वो प्रेम सिंह तवांग बने हैं। तेलंगाना की बात करें, टीएलजी का मतलब है तेलंगाना। यहाँ पर तुमको सीटें अच्छे से याद करनी है, 119 सीटें हैं क्योंकि 2014 में इसका गठन हुआ है। 119 में ये वाला 19 उठा लेना, 19 एससी हो गई हैं और 12 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए हैं। ठीक है, ये 11 उठाना दूसरी बार में, तो 11 में एक और जोड़ देना तो 12 हो जाएगा। 12 एसटी के लिए और 19 एससी के लिए सीटें रिजर्व हैं। विजेता कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल वाली। और सीएम कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें विश्व में जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति का विश्लेषण किया गया है। तो याद रखना किसने जारी की है? आर्थिक सलाहकार परिषद ने। और इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में जो भी परिवर्तन हुआ है उसका विश्लेषण किया गया। तो कुल 65 वर्ष के समय में जो भी बदलाव हुआ है उसका विश्लेषण किया गया है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया में हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है इन 65 वर्षों में। कितनी गिरावट आई है? तो 7.82% या फिर कह दें कि लगभग 8% की कमी दर्ज की गई। 1950 में जहां हिंदू 85% हुआ करते थे तो वहां अब 78% रह गए हैं 2015 में। लेकिन मुसलमानों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। जहां 1950 में 10% हुआ करते थे तो उनमें 43% की ग्रोथ हुई है और बढ़ के 14% हो गए हैं। तो मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हिंदुओं की जनसंख्या में कमी हुई है और ये कई गुना वृद्धि है। देख लीजिएगा, यहाँ 8% कमी हुई है और यहाँ 43% वृद्धि हुई है। वृद्धि दर्ज की है किसने किसने? तो मुसलमानों ने, सिखों ने और बौद्ध ने। तो 3 जो धर्म हैं उन्होंने वृद्धि दर्ज की। कमी किसने दर्ज की? हिंदुओं ने 8% की कमी दर्ज की और जैनों ने भी कमी दर्ज की। उनकी भी जनसंख्या में कमी आई है पिछले कितने वर्ष हैं? 65 वर्ष। और देख लेते हैं जो 5 गैर मुस्लिम देश में जो बहुसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम देश मतलब वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ पर श्रीलंका और भूटान, यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं या फिर कहें कि जो हिंदू हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, श्रीलंका और भूटान। और जो आप ऊपर देखेंगे इंडिया, और इंडिया के बगल में नेपाल और उसके बगल में म्यांमार, इन तीनों में कमी देखी गई है। तो ये तीनों देश अच्छे से याद कर लेना, उसमें अपना इंडिया भी शामिल है। नागरिकता संशोधन नियम 2024, याद रखिएगा यहाँ पर अधिनियम नहीं है, नियम। गृह मंत्रालय ने मार्च 2024 में जारी किए। क्यों जारी किए? क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करना था। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसी को लागू करने के लिए नियम जारी किए गए। कब? मार्च 2024 में। किसने जारी किए हैं? तो गृह मंत्रालय ने। पृष्ठभूमि क्या है? पाकिस्तान, तीनों देशों के नाम याद करने तुमको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहाँ की जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? तो हिंदू, मुसलमानों को छोड़ के सब हैं उसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जो नारा है उसमें से मुस्लिम को निकाल दीजिए, बाकी सब जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इन सबों को नागरिकता देने की बात कही गई है जो इन देशों से भारत आए हैं। कौन कौन से देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कब आए हैं भारत? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। तो ये डेट भी अच्छे से याद कर लेना। इसके लिए क्या किया गया? जो नागरिकता अधिनियम था 1955 उसमें संशोधन किया गया। तो जो नया विधेयक लाया गया, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जो पारित हुआ और उस पर राष्ट्रपति की सहमति कब हुई? तो 12 दिसंबर 2019 को। तो ये डेट भी अच्छे से याद कर लेना। और 10 जनवरी 2020 को इसको लागू होना था, लेकिन नियमों की कमी के चलते लागू नहीं हो सका। तो अभी गृह मंत्रालय ने ये नियम जारी किए हैं। इन नियमों में क्या है? नागरिकता के जो आवेदक हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया, जिन 3 देशों से आए हुए लोग हैं, उन्हें अपने मूल देश को बताना पड़ेगा, अपने धर्म के विषय में जो जानकारी है उसको पुख्ता करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा।
और इंडिया में प्रवेश की तारीख मतलब कब एंट्री लिए तुम इंडिया में, उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। और 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा उसका इनको ज्ञान होना जरूरी है। तो किसी एक भाषा का ज्ञान, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ये जहन में डाल लेना। कथन ऐसे ही बनाए जाते हैं, यही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट उठा के कथन बना दिए जाते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग तुमको पता ही होगा, दिबांग नदी है, ठीक है। तो ये दिबांग नदी पर ही बन रही है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अरुणाचल प्रदेश में ही जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही होगी। इस दिबांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत से। क्षमता इस परियोजना की कितनी है? तो 12 यूनिट हैं 240 मेगावाट की। तो कुल क्षमता जो है वो 2880 मेगावाट है। निर्माता कौन है? तो NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्वरूप इसका कैसा है प्रोजेक्ट का? तो जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण परियोजना। जल विद्युत का उत्पादन तो होगा ही होगा और इससे बाढ़ का नियंत्रण भी होगा, ऐसी ये परियोजना है। तुमको पता है कि जब असम यार कहाँ आ जाएगा, जब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जैसे दिबांग हो गई, इनमें जब जल स्तर बढ़ जाता है तो ये अंत में क्या करता है? असम में जाके बाढ़ का कारण बनता है। तो जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे बाढ़ पर नियंत्रण होगा। अगला, इंडिया का हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम ये बनेगा। कंक्रीट तो जान ही रहे हो, वही सीमेंट पत्थर और ये सब मिला के बनता है, उसी को कंक्रीट कहा जाता है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम दोस्तों, जो बांध है वो इस तरह से बनाया जाता है, ऐसा पदार्थ मतलब कंक्रीट का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उसका जो मोटाई है, उसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो बांध है वो पानी के दबाव को सह लेता है। अब ये नहीं, अब देखो ग्रेविटी कम रहेगी, ग्रेविटी डैम नहीं होगा तो क्या होगा? एक पोला सा मतलब मोटा सा बांध बना दिया जाए, लेकिन उसकी ग्रेविटी कम होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो उसको सह पाए पानी के दाब को। लेकिन ये जो ग्रेविटी डैम है इसको बनाया जाता है पतला, इसकी डेंसिटी बहुत होती है, इसका भार बहुत होता है, तो ये नीचे के लिए दबाव बनाता है और ये पानी के दबाव को काउंटर करता है। इसी को ग्रेविटी डैम कहते हैं। जैसे भारत में सरदार सरोवर जो बांध है वो ग्रेविटी डैम का ही उदाहरण है। हाईएस्ट, ये दुनिया का हाईएस्ट RCC डैम भी है। RCC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जैसा कि नाम से जाहिर है, हाईएस्ट RCC डैम, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो कंक्रीट है उसको रोल किया जाता है, खूब दबा दबा के उसको एकदम उसका घनत्व बढ़ाया जाता है, मजबूत किया जाता है, गाढ़ा होता है ये। तो ये मजबूत एक तरह से डैम होता है RCC। जैसे तुमने देखा होगा सीमेंट वगैरह की सड़कें पड़ती हैं, तो RCC को समझ जाना। रोलर से बार बार कंक्रीट को दबा के मजबूत लेयर्स बनाई जाती हैं और एक के ऊपर एक लेयर बना के पूरा डैम बना दिया जाता है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि मार्च 2024 में मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। अरुणाचल प्रदेश को यहाँ से 12% मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास निधि के लिए 1% मुफ्त बिजली दी जाएगी। सेला सुरंग की बात करें तो चर्चा में क्यों है? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। निर्माण इसका प्रोजेक्ट वर्तक के तहत किया जा रहा है। अब प्रोजेक्ट वर्तक क्या है? ये सब चीज़ें मैगजीन में नहीं है, इसीलिए कहता हूँ कि ये मैगजीन से एक कदम आगे की वीडियो है। अब प्रोजेक्ट वर्तक क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कर रहा है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो को जान ही रहे होगे। इसका काम क्या है? जो सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़क पुल ये सब बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इसका काम होता है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 13,000 फीट। जोड़ता है किसको सेला सुरंग? तेजपुर जो कि असम में है और तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेटम, न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड, उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। सेला दर्रे में इसका निर्माण किया गया है। ये सेला दर्रा कहाँ है? BCT सड़क पर स्थित है। एक दुर्गम और जोखिम युक्त रास्ता है। अब चूंकि दर्रा का मतलब ये नहीं कि रोड नहीं जाएगी, वहाँ से रोड जा रही है, लेकिन जब दर्रा आता है तो थोड़ा वहाँ से आवागमन दुष्कर हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, मतलब दुर्गम क्षेत्र है एक तरह से। तो BCT क्या है? वालीपारा, चार द्वार और तवांग इसकी फुल फॉर्म है। इसी रोड पर सेला दर्रा है, याद रखना, और इसी में सुरंग बनाई जा रही है।
स्नो लाइन के नीचे इसको बनाया जा रहा है। स्नो लाइन एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है और उसके नीचे जो है बर्फ़ पिघली हुई रहती है। तो स्नो लाइन के नीचे इसको बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सड़क पर, इस सुरंग में बर्फ़ नहीं जमेगी। दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन रोड टनल है, मतलब टनल है उसमें 2 लेन हैं, एक आने की और एक जाने की। तो एक साथ 2 ट्रैक पर जो है वाहन आएंगे और जाएंगे। तो दुनिया की ये सबसे लंबी वाई लेन रोड टनल है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो कि लंदन से संबंधित है, उसने इसको भारत की हाईएस्ट टनल का दर्जा दिया है। विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पेन पुल। अब मल्टी स्पेन को समझ लेते हैं। स्पेन का मतलब खंड, छोटे छोटे खंडों से इसको बनाया जाता है। जब कोई पुल बहुत लंबा होता है, तो जब बहुत लंबा पुल होगा तो उसको मात्र 2 ही जो खंभे हैं उन पे बना दिया जाएगा, तो उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लंबे पुल को जो है स्पेन के जरिए बनाया जाता है। तो स्पेन मतलब एक छोटा खंड बना लिया, उसके नीचे एक खंभा लगा दिया, फिर एक छोटा खंड बना लिया, फिर एक खंभा लगा दिया, फिर एक छोटा खंड लगा दिया, फिर एक खंभा लगा दिया, बाद में इन तीनों को उठा के जोड़ दिया। इसी को कहते हैं मल्टी स्पेन पुल। तो लंबे पुल बनाने में इस मेथड को अपनाया जाता है। तो विश्व का सबसे लंबा मल्टी स्पेन पुल जो है वो ब्रागसा पुल है। ब्रागसा पुल कहाँ है? लद्दाख में। LDK का मतलब है लद्दाख में। किस नदी पे है? तो श्योक नदी पर है। बनाया किसने है? ब्रो ने बनाया है। ऊंचाई कितनी है? 14,900 फीट। तो अभी हमने सेला सुरंग की ऊंचाई देखी कितनी है? 13,000 फीट, लेकिन इसकी ऊंचाई उससे भी ज़्यादा है, लगभग 15,000 फीट। शौर्य की प्रतिमूर्ति या फिर स्टैचू ऑफ वेलर। असम के अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे, उनका नाम था लचित बरफुकन। उनकी प्रतिमा है, काहे की बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। इन्होंने 1671 में सराई घाटी के युद्ध में मुगलों को हराया था। 2022 में इनकी 400वीं जयंती बनाई गई। 24 नवंबर को इनका जन्म होता है, उसी के उपलक्ष्य में जयंती मनाई जाती है और उसी को असम सरकार प्रत्येक 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाती है। तो याद रखना, लचित दिवस। विश्व में लचित बोरफुकन, LB का मतलब है लचित बोरफुकन की ये सर्वोच्च प्रतिमा है। चर्चा में क्यों है? मार्च 2024 में मोदी जी ने असम के जोरहाट, कहाँ है? जोरहाट असम में है, वहाँ पर अनावरण किया। निर्माता कौन है? राम बी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। अब कुछ अन्य मूर्तियों को देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस। अब वननेस तुमने देखा होगा, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य का दर्शन है। तो वननेस का मतलब अद्वैत, तो अद्वैत की बात हो रही है, तो ये किसकी प्रतिमा हो जाएगी? शंकराचार्य की प्रतिमा। अब जो भारत के ऋषि मुनि हैं, तो उनके नाम से पहले तुमने देखा होगा 1008 या 108 इस तरह की उपाधियां जो हैं वो लगी रहती हैं। तो ऐसे ही याद रखना, ये एक पवित्र संख्या है। 108 वही ऊंचाई है। MP के खंडवा में मानधाता पर्वत पे इसको बनाया गया है और मामा मतलब शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें, एक बात और याद रखना, ये कांसे की प्रतिमा नहीं है, कांसे की प्रतिमा नहीं है। स्टैचू सीमेंट वगैरह से बनाई गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें तो BRA की प्रतिमा है, बोले तो भीमराव अंबेडकर। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। BRA की विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा है और इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो हैदराबाद में है। HBD का मतलब है हैदराबाद। जनवरी 2024 में इसका अनावरण किया गया। कहाँ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। विकल्प में मध्य प्रदेश भी रहेगा। फिर सोचो कि ये उनका स्टेट है और यहीं पर उनकी प्रतिमा होगी। नॉट फॉर वोट मामला, समझ लो इसको। संसद या फिर विधानमंडल में पैसा लेकर भाषण देना, जो नेता होते हैं, MLA होते हैं या MP होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा कि महुआ मोइत्रा, जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री थी महुआ मोइत्रा, उन पर आरोप लगा, तभी ये मामला चर्चा में आया था। पैसा लेकर भाषण करने के उन पे आरोप लगे थे। तो ये मामला नॉट फॉर वोट मामला, मतलब नोट काहे के लिए, वोट मतलब बोलने के लिए। तो संसदीय विशेषाधिकार के बाहर कर दिया गया है किसको? नोट फॉर वोट मामले को। और क्या होगा जब संसदीय विशेषाधिकार के बाहर हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 के तहत नेता पर मुकदमा चलेगा और जांच एजेंसियां जांच करेंगी। इससे पहले क्या होता था? इनको जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उसके आधार पर मुकदमा और इस जांच से मतलब इसे छूट मिली हुई थी, इसको अपराध नहीं माना गया था। लेकिन अभी निर्णय हुआ है,
DY चंद्रचूड़ और अन्य 6 जजों की पीठ ने निर्णय दिया। किस मामले में? तो सीता सोरेन बनाम भारत संघ बाद में। तो ये बाद भी याद कर लेना। और इस बाद में PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य का जो फैसला था 1998 में दिया गया था, उसको खारिज कर दिया है। और ये जो नोट फॉर वोट का मामला है, इसको अपराध की श्रेणी में कर दिया गया है और इसको संसदीय विशेषाधिकारों से बाहर कर दिया गया। मतलब अब मुकदमा चलेगा, जांच होगी, अपराधी पाए जाओगे तो तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। विशेषाधिकार की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 105 में इनका प्रावधान है। विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं उनका प्रावधान आर्टिकल 194 में है। दोनों अच्छे से याद कर लेना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पृष्ठभूमि की बात करें तो COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुआ था, वहीं पर हमारे मोदी जी उन्होंने घोषणा की थी कि इंडिया जो है वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जो है वो 500 गीगावाट स्थापित करेगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी उसने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पे है, जो क्षमता है उस मामले में चौथे स्थान पे है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भारत 5वें स्थान पे है और विंड एनर्जी कैपेसिटी में चौथे स्थान पे है। सोलर वाला तुम याद कर लो, बाकी दो आराम से याद हो जाएंगे। सोलर मतलब सूर्यपुत्र की बात हो रही है, कर्ण, और कर्ण जो हैं किसके खिलाफ थे? पांडवों के खिलाफ थे। तो कर्ण को मतलब सूरज को 5 पांडवों से जोड़ के देखना, तो सौर एनर्जी में क्षमता जो है वो 5वें स्थान पे है भारत। चर्चा में क्यों है? फरवरी में 13 फरवरी को घोषणा हुई थी और 29 फरवरी को मंजूरी दी गई थी। तो तुम इतना याद रखना कि ये घटना जो है फरवरी की ही है, फरवरी 2024 की घटना नहीं, ये योजना जो है फरवरी 2024 में ही लॉन्च हुई थी। अब प्रावधान देख लेते हैं। केंद्र क्षेत्र की योजना है, परिव्यय इसका कितना है? 75,021 करोड़, अच्छे से याद कर लेना। 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित करवाए जाएंगे सरकार के माध्यम से और सरकार इसके लिए सब्सिडी देगी। यदि सोलर एनर्जी सिस्टम की क्षमता 2 किलोवाट है तो सरकार उसकी लागत का 60% सब्सिडी देगी। यदि 2 से 3 किलोवाट क्षमता है तो लागत का 40% सब्सिडी सरकार देगी। और यदि 3 से ऊपर क्षमता का यदि तुम सोलर एनर्जी सिस्टम अपनी छत पे लगाते हो तो सरकार उसमें 0 सब्सिडी देगी, मतलब पूरा का पूरा खर्च तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। और कहा गया है इस योजना में कि प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज का विकास किया जाएगा, एक ऐसा गांव विकसित किया जाएगा ताकि वो अन्य गांवों के लिए रोल मॉडल का काम कर सके, जो दूसरे गांव हैं वो उसको देख के सीख सकें और सोलर एनर्जी सिस्टम जो है अपने यहाँ स्थापित करें। निःशुल्क बिजली और सरप्लस बिजली, सरप्लस मतलब जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके बाद जो बची हुई बिजली है उसको ये लोग बेच सकेंगे कंपनियों को। उससे क्या होगा? प्रतिवर्ष वो 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत करेंगे या फिर पैसा कमाएंगे। 25 वर्षों में इस योजना के जरिए 720 मिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को घटाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 2070 तक जो हमने अपना लक्ष्य रखा है नेट जीरो एमिशन का, उसको पाने की ओर एक अच्छा कदम है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था फॉर महिला सशक्तिकरण इन एविएशन। जो विमानन क्षेत्र है उसमें महिलाओं को सशक्त करना, एविएशन में नौकरी के लिए उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए 150 स्टेम प्रयोगशालाओं के जरिए स्किल डेवलपमेंट, SD का मतलब है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। किसका? महिलाओं का। स्टेम का मतलब है, S का मतलब है साइंस, T का मतलब है टेक्नोलॉजी, E का मतलब है इंजीनियरिंग और M का मतलब है मैथमेटिक्स। तो इन क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्टेम योजना शुरू की गई थी, उसी का एक घटक है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बाईटेक परिसर की बात करें तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। इसके कैंपस का उद्घाटन मोदी जी ने किया, कहाँ? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। इसको बनाया किसने है? तो बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है, रक्षा कंपनी है, विमान वगैरह बनाती है। तुमकुर दोस्तों क्यों चर्चा में है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है यहाँ पर स्थापित की गई। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। चर्चा में क्यों है? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। PCS प्री में यह सवाल पूछा गया था। कर्नाटक में है तुमकुर, याद रखना। स्वाति पोर्टल की बात करें तो स्वाति पहले देख लो क्या है। साइंस फॉर वुमेन, फुल फॉर्म इसकी देख लो। ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसकी फुल फॉर्म है। 11 फरवरी को जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस
मनाया जाता है उसी दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका विकास किसने किया? तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, उसने इसका विकास किया। उद्देश्य क्या है? स्टेम में जो प्रतिनिधित्व है किसका? फीमेल्स का और गर्ल्स का, महिलाओं और लड़कियों का जो प्रतिनिधित्व है या भागीदारी है उसको स्टेम में बढ़ावा देना। स्टेम फिर से समझ लो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और जो दूसरा वाला एम है उसका मतलब है मेडिसिन। इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस तरह से एक बड़ा हिस्सा हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम का कंप्लीट कर लिया है। संभवतः एक वीडियो और होगी, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको अच्छे से पढ़ते चलिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है इसी से कवर हो जाता है करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।